अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक, डाइवर्जेंस की तरफ। मैं डाइवर्जेंस समझ लो, आज हम डाइवर्जेंस पढ़ेंगे बस। पहले नोटेशन लिख लेते हैं मैथमेटिकल क्या है, फिर हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस जो है वो हमेशा वेक्टर सरफेस का होगा। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, एक सदिश का डाइवर्जेंस। पिछला वाला जो था ग्रेडियंट वो एक अदिश का था, स्केलर का ग्रेडियंट आ रहा था। और अगर डाइवर्जेंस हम लेंगे या कर्ल हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों ही चीजें आपकी वेक्टर सरफेस की बात करेंगे। ठीक है, जो फंक्शन जो हमारा होगा, जो फलन होगा वो वेक्टर होगा। तो एक्स वाई जेड पॉइंट पर एक हमारा फंक्शन है कैपिटल एफ, जो कि वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा सदिश फलन है, वेक्टर फंक्शन है, पॉइंट वाइज है, तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ये सदिश बिंदु फलन है। ये दो चीजों को फॉलो कर रहा है। पहली बात तो ये कंटिन्यूअस है, इसमें सततता है, ये कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। दूसरा ये अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। याद रखिएगा पॉइंट सारे। तो पहली बात तो आप ये कंटिन्यूअस है, दूसरी बात ये डिफरेंशिएबल है, सतत है और अवकलनीय है। ठीक है, एफ। तब हम एफ हमारा वेक्टर है, तब एफ का डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस निकालेंगे तो मेथड नोटेशन होगा डी आई बी एफ, नोटेशन होगा डी आई बी। और यहां भी हमारा डेल ऑपरेटर काम करेगा। डेल अपने आप में वेक्टर है, एफ भी हमारा वेक्टर है, दोनों को हम करेंगे प्रोडक्ट, डेल का एफ का। तो जैसे हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डाइवर्जेंस कितना होगा। ठीक है, और डेल और एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं। तो डेल यानी कि डॉट प्रोडक्ट हम क्वेश्चन से ही कर लेंगे। ठीक है, ये याद रखो, डेल डॉट एफ। तो डेल डॉट एफ हमारा डाइवर्जेंस होता है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट हमने बात की थी, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में, पैरेलल की बात करते हैं, एक ही दिशा में दो वेक्टर हैं, तो उनके एक ही दिशा में जब हम कैलकुलेशन करते हैं, सेम पैरेलल डायरेक्शन है, तो हम डॉट निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, डेल का डॉट एफ के साथ करने में हमें क्या मिलेगा, तो उसका हम मैथमेटिकल मीनिंग समझ लेते थोड़ा सा। मान लो एक ये रूम है, ऐसा अपन एज्यूम कर लेते हैं ये एक रूम है, इसके अंदर बाहर से इस दीवार से कुछ एंटर हो रहा है। ठीक है, कुछ एंटर होने का मतलब है या तो हवा जो कि अपने साथ टेम्परेचर लेके आ रही है। ठीक है, इससे एक हवा पास होती है और दूसरे दिशा से बाहर निकल जाती है। ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, या मैग्नेटिज्म, मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, कोई भी चीज जो कि वेक्टर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेक्टर की। कोई भी चीज वेक्टर होनी चाहिए। तो इस पे एक तरफ से कोई चीज एंटर होती है और दूसरी तरफ से कोई चीज बाहर आ जाती है, तो ये दोनों एक ही तरफ से चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, एक ही दिशा में। ठीक है, अब कोई चीज एंटर हुई, एंट्री की कोई क्वांटिटी होगी, और फिर कोई चीज हमारी एग्जिट हो गई। तो मान लीजिए चार चीजें एंटर हो रही हैं, 1 2 3 4, और एग्जिट मेरा 1 2 3 4 और 5 हो रहा है। कम चीज अंदर जा रही थी, ज्यादा चीज बाहर आ रही है, या फिर कम हो रहा है एक, या फिर, ठीक है, पांच की जगह मान लो पांच नहीं आ रही, चार गई, चार की चार बाहर आ गई, या फिर चार गई तीन बाहर आ रही है। तो ये जो हो रहा है
पर यूनिट, प्रति इकाई में 4 चीजें एंटर होती है, 4 चीजें बाहर आती हैं, कम भी हो सकती है, बराबर भी है, ज्यादा भी, ठीक है। तो पर यूनिट, प्रति इकाई, ये जो कैलकुलेशन जो चल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। आपको वर्ड याद होगा फ्लक्स, फ्लक्स वर्ड आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स मतलब कि कितना एंट्री हुआ, कितना एग्जिट हुआ, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। एक्चुअली जो फ्लक्स निकल रहा है, इस फ्लक्स का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना एंटर हुआ, कितना एग्जिट हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है। जैसे यहाँ पे कम जाकर के ज्यादा बाहर, यानी कि 1 का डिफरेंस आया पॉजिटिव में, अगर ज्यादा जाते कम अंतर निकलता तो माइनस का डिफरेंस आया था मान लो, या बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था, जितने हैं उतने ही आ जाते। तो ये जो कैलकुलेशन चल रही है मेरी कि भाई इनके बीच में अंतर कितना है एंट्री और एग्जिट में, यानी कि फ्लक्स का अंतर प्रति इकाई, पर यूनिट फ्लक्स कितना चल रहा है, तो मैं फ्लक्स का कैलकुलेशन कर रहा हूँ कुल मिला के। तो फ्लक्स का मुझे कैलकुलेशन करना है तो मैं किसकी हेल्प लूंगा, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का काम इतना ही है कि ये फ्लक्स बता दे कि किसी जगह, मान लो एक पानी, एक जैसे ये जगह है, यहाँ से नदी बह रही है, पानी एंटर हुआ, दूसरी जगह से पानी बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पानी मान लो 5 लीटर पानी एंटर किया मान लो, चलो, और एग्जिट 10 लीटर पानी हो रहा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा कैसे, तो हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। ये आया 5 लीटर का 10 कैसे बन गया, इसका मतलब इसके बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में, इस सरफेस में, यहाँ पे कोई ना कोई सोर्स होगा, यहाँ कोई ना कोई सोर्स जरूर होगा, ठीक है। और अगर 5 लीटर पानी आ रहा है, एंटर करता है, और 2 लीटर बाहर निकल पाता है, इसका मतलब इसके बीच में यहाँ कोई ना कोई सिंक जरूर होगा। सिंक और सोर्स समझ में आता है ना, सोर्स मतलब कोई ना कोई स्रोत है जो चीज और बना रहा है, और अगर सोर्स हो गया, सिंक मतलब कुछ ना कुछ उसमें ऐसी जगह जो उसको ले रहा है पानी, या जो भी चीज एंटर कर रही है उसको बाहर नहीं आने दे रहा है, कम जगह बाहर जाने दे रहा है। या फिर तीसरी सिचुएशन, एक हिस्से से जितना पानी आ रहा है दूसरे उतना ही बाहर निकल रहा है, इसका मतलब कोई भी ना सिंक है और ना ही सोर्स है। तो ऐसे केस में, पहले वाले केस में हमारा डाइवर्जेंस आएगा, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर निकलेगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 5, 5 का डिफरेंस आ रहा है तो 5 ही डाइवर्जेंस आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का, ठीक है, माइनस में, यहाँ पे 3 माइनस का मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई सिंक है। और अगर डाइवर्जेंस मेरा 0 आ गया, यानी कि ना तो इसमें कोई सिंक है और ना ही कोई सोर्स है, ठीक है। तो ये मेरे कॉन्सेप्ट हो जाएगा डाइवर्जेंस का। अच्छा, सिंक और सोर्स की बात हो गई, लेकिन ऐसा क्षेत्र जहां पे कोई डाइवर्जेंस ही नहीं है, डाइवर्जेंस आपका क्या आ रहा है, 0, आपने डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया एफ का और आंसर क्या आ गया, 0। तो जब भी ऐसा कोई वेक्टर, ऐसा कोई सरफेस जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है, उसको हम बोलते हैं सोलेनोइडल, सोलेनोइडल वेक्टर, पारीनल की सदिश, ठीक है, या सिंपल पारीनल की सदिश बोलते हैं, या सोलेनोइडल ही बोलते हैं हिंदी में भी, जिसकी हिंदी नहीं है, सोलेनोइडल सदिश ही बोला जाता है। तो आपको 3 चीजें हैं, समझ में आ गई होगी। डाइवर्जेंस में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, फ्लक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना अंतर आ रहा है, एक तरफ से एंट्री, एक तरफ से एग्जिट हो रही है, तो इनमें अंतर कितना आ रहा है। अंतर ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा, कम हो रहा है तो माइनस में आएगा आंसर, और अगर कोई नहीं है तो 0 आएगा, ठीक है। और आएगा आपका कोई ना कोई नंबर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डॉट, डेल डॉट एफ। तो डेल डॉट एफ एक नंबर देता है, एक नंबर आपको मिलेगा, वो नंबर आपको ये बताएगा कि कितना इसमें डिफरेंस, कितना अंतर इसमें आ रहा है, ठीक है। अब अगर 0 है डाइवर्जेंस तो हम सोलेनोइडल बोलेंगे, 0 नहीं है तो उसका या तो सोर्स होगा या सिंक होगा उसमें कोई ना कोई, ठीक है। अब कौन, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले तो हम निकालते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ कांस्टेंट, कैलकुलेट करने को बोलते हैं, डाइवर्जेंस कैलकुलेट कीजिए कांस्टेंट का, एक अचर का डाइवर्जेंस ज्ञात करना है, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। एक अचर का डाइवर्जेंस ज्ञात कीजिए, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ अ कांस्टेंट। तो उसको सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं,
मान लेते हैं लेट ए मेरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो ये वैल्यू मेरी a1 a2 a3 लिख देता हूँ, वेक्टर होनी चाहिए ना, क्योंकि डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर का निकलता है, स्केलर का नहीं निकलता है, अदिश का नहीं होता, सदिश का होता है। ठीक है, कांस्टेंट ये मैंने मान लिया। अच्छा, अब इसका मुझे निकालना है डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या होगी, डेल डॉट ए, डेल की वैल्यू याद होगी ये तो आपको, डॉट ए की वैल्यू जो हमने मानी है कांस्टेंट अचर, और डॉट प्रोडक्ट आपको याद है ना, आई का आई के साथ डॉट होगा, जे का जे के साथ होता है, के का के के साथ डॉट होगा, तभी वैल्यू बनाती है। तो आई डॉट आई करेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स का a1 के साथ हो जाएगा प्रोडक्ट डॉट, है ना, और प्लस डेल ओवर डेल वाई a2 प्लस डेल ओवर डेल जेड, ऑपरेटर अप्लाई हुआ a3 पर, और a1 कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, प्लस y के लिए भी डिफरेंशियल 0 होगा, प्लस z के लिए भी डिफरेंशियल 0 होगा, और आंसर आपको फाइनली 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस किसी कांस्टेंट का। ठीक है, तो आज हम केवल डाइवर्जेंस पढ़ लेते हैं, फिर हम कल जो है कर्ल पढ़ेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन देख लो, यदि इफ f इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड जे कैप माइनस 3 वाई जेड स्क्वायर के कैप, ये दिया हुआ है, और यदि ये आपको दिया हुआ है f जो कि वेक्टर है, सदिश है, आपको फाइंड करना है डाइवर्जेंस f, डाइवर्जेंस f ज्ञात कीजिए। ठीक है, एट पॉइंट, पॉइंट भी दे दिया भाई, इस पॉइंट पे निकालना है डाइवर्जेंस, इस पॉइंट से कितना अंतर निकल के बाहर आ रहा है, डिफरेंस कितना। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे आपको डाइवर्जेंस बताना है। ठीक है, बिंदु पर डाइवर्जेंस f ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आपको जो दिया गया है वो वेक्टर होना चाहिए, डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर का होता है, स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई दिशा होगी एंट्री की और एग्जिट की दिशा होनी चाहिए। अगर एंट्री एग्जिट की दिशा नहीं होगी तो फिर वेक्टर भी नहीं होगा, वेक्टर नहीं होगा तो डाइवर्जेंस भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस है डेफिनेशन डेल डॉट एफ। ठीक है, डेल की वैल्यू पुट कर देते हैं, डॉट एफ की वैल्यू ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा एक्स वाई स्क्वायर का, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा 2x स्क्वायर वाई जेड का, प्लस जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा माइनस के 3y जेड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल करें तो एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल याद होगा, एक्स का कर रहे हैं, वाई और जेड का नहीं कर रहे हैं, वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे, एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, वाई स्क्वायर कांस्टेंट, प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशियल करेंगे तो 2 का नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का नहीं होगा, जेड का भी नहीं होगा, और वाई का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे जेड का होगा तो जेड स्क्वायर का 2z होता है, तो जाएगा माइनस का 2, मतलब 3 2 6 वाई, ये हो जाएगा डाइवर्जेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन और दी है, आपको पॉइंट बोला गया है कि ये जो डाइवर्जेंस निकालना है मुझे पॉइंट 1 माइनस 1 1 पर निकालना है, तो बस ये पॉइंट पे वैल्यू और निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या बनेगी डाइवर्जेंस की। ठीक है, उतना और कैलकुलेट कर लेते हैं, एट पॉइंट 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 बिंदु पर डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू
पॉइंट पुट कर देते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 -6 इंटू -1 इंटू 1। फाइनल वैल्यू मुझे मिल जाएगी सॉल्व करने के बाद 1 + 2 + 6 इक्वल टू 9। ये फाइनली वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका डाइवर्जेंस। इस तरीके से डाइवर्जेंस हमें कैलकुलेट करना है। और एक क्वेश्चन बनता है डाइवर्जेंस में सिंपल सा कि अगर सोलेनोइडल है तब आपको कोई एक वैल्यू फाइंड करने को बोल देंगे। ठीक है, एग्जांपल पे फाइंड ए in f equal to x plus 3y I cap plus y minus 2z j cap plus x minus az। यहाँ से हिंदी मीडियम में यहाँ से f बराबर में a का मान ज्ञात कीजिए। a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, when f is solenoidal, जब f solenoidal है ठीक है, साथ साथ कह दिए कि f जो है वो solenoidal है तो solenoidal की डेफिनेशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो सिंस f is solenoidal, क्योंकि f सोलेनोइडल है। अब f मेरा अगर सोलेनोइडल है तो क्लियर बात है डाइवर्जेंस इसका जीरो हो जाएगा। नाम क्यों रखा है सोलेनोइडल, क्योंकि इसका डाइवर्जेंस जीरो होता है, कोई अंतर नहीं होता है। और जब डाइवर्जेंस जीरो हो जाएगा तो इनकी डेल डॉट एफ की वैल्यू भी जीरो होगी। और डेल डॉट एफ में क्या करते हैं, आई वाले का डॉट किसके साथ होगा, x + 3y के साथ, प्लस y का जो j वाला पार्ट है y वाला पार्ट है उसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा, तो प्लस ये जो z वाला पार्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू z के साथ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने डेफिनेशन के बाद हम लिखते ही। और इक्वल टू क्या चल रहा है, जीरो। इसको डिफरेंशियल करने कितना आएगा, देखो 1 + 0 1 - 0 और 0 - a इक्वल टू 0। फाइनली कितना जाएगा, 2 - a इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू 2 आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब a की वैल्यू 2 होगी तब ये सोलेनोइडल हो जाएगा। ठीक है, ये सोलेनोइडल वेक्टर तभी बनेगा जब a की वैल्यू 2 हो। इस टाइप से हम फाइंड कर लेते हैं डाइवर्जेंस। एक और डाइवर्जेंस निकालते हैं। प्रूफ करने को बोल रहे हैं डाइवर्जेंस r की पावर n वेक्टर r बराबर n+3 इंटू r पावर n होता है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करने को बोला गया है। ठीक है, ये डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना, तो आपको याद होगा r हमने क्या लिखते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता है। यहाँ पे r उन्होंने कुछ दिया तो नहीं, तो हमारे लिए r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, और जिसकी वैल्यू क्या होती है xi + yj + z के। और मुझे r का मल्टीप्लाई n बार करना है और डिफरेंशियल करना है r पावर n इंटू r का। तो इसके लिए आपको पहले r² निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि डाइवर्जेंस आप निकालोगे r पावर n का और करना डिफरेंशियल x के y z के लिए, तो आपको 3 वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ∂r/∂x, ∂r/∂y। तो मैं ग्रेडियंट में सॉल्व किया तो ये इसका रिक्वायरमेंट तो पड़ेगा ही, तो आप आर के लिए सॉल्व करेंगे तो पहले उन्हें कलेक्ट कर लें, उसके बाद फिर बाकी चीजें। तो r² की वैल्यू क्या होती है, x² + r² मतलब r.r निकालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। और अब इससे हम डिफरेंशियल हमने बहुत बार कर चुके हैं इसको, कि जैसे डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर मेरा x/r आता है, विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो ये y/r आंसर देता है, विद रिस्पेक्ट टू z करते हैं
तो आंसर जेड अपॉन आर मिलता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं डाइवर्जेंस आर पावर एन इंटू आर। तो डाइवर्जेंस के डेफिनेशन से डेल डॉट, ठीक है, और डेल की वैल्यू, सबसे पहले काम वैल्यू पुट करना, ठीक है, ये हो गया डेल डॉट आर पावर एन का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्स आई प्लस जेड के से, है ना। तो आर पावर एन का मल्टीप्लाई मैं सभी में कर ही दूं तो ज्यादा बेटर है, आर पावर एन इंटू आर, क्या होगा, आर पावर एन एक्स आई प्लस आर पावर एन वाई जे प्लस आर पावर एन जेड के, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब जब डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डिफरेंशियल आर पावर एन इंटू एक्स का होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में आर पावर एन इंटू वाई का डिफरेंशियल होगा, आर पावर जेड का, आर पावर एन जेड का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड होगा। ठीक, अब हम डिफरेंशियल करते हैं एक एक टर्म का। तो डिफरेंशियल करेंगे तो वही फर्स्ट इंटू सेकंड, पहले एक का करो फिर दूसरे का मत करो। तो पहले मैं आर पावर एन का नहीं कर रहा हूँ, एक्स का डिफरेंशियल करूंगा तो 1 आएगा, प्लस अब एक्स का नहीं करूंगा, आर का करूंगा तो क्या आएगा, एन आर, और आर का दोबारा होगा। ठीक है, ऐसे ही प्लस अब वाई के लिए करते हैं, वाई के लिए करेंगे तो आर पावर एन, वाई का डिफरेंशियल 1 होगा तो प्लस, वाई का नहीं होगा, आर पावर एन का डिफरेंशियल एन आर एन माइनस 1, और आर का दोबारा डिफरेंशियल वाई के लिए चेन बनेगी। सिमिलरली जेड के लिए अब जो वैल्यू हमें पता है वो फिर से पुट कर दें, कौन सी, ये तीनों। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू हम फिर से पुट कर देते हैं। तो जो जो वैल्यू हम पुट करेंगे क्या मिलेगा, देखो आर पावर एन 3 बार आएगा, 3 टाइम्स, तो 3 आर पावर एन हो जाएगा, तो प्लस इन तीनों में से एन आर पावर एन माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा एक्स इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, ठीक है, प्लस वाई इंटू वाई अपॉन आर प्लस जेड इंटू जेड अपॉन आर। एलसीएम ले लें, 3 आर पावर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस 1, और डिवाइड में आ रहा है, देखो डिवाइड में भी आ रहे हैं, ठीक है, तो डिवाइड में आ रहा है तो एक पावर, ऊपर क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एलसीएम ले लेते हैं यार, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर होती है, बहुत समय से यही कैलकुलेट करते आ रहे हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू, और 3 आर पावर एन प्लस एन आर इंटू एन माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक, एक आर कैंसिल हो जाएगा, बाकी पावर आपकी माइनस में चली जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी, और वापस आपको क्या मिल जाएगा, एन, 3 आर पावर एन, एन आर की पावर वापस क्या मिल जाएगी, एन, और आर पावर एन जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एन प्लस 3 इंटू आर पावर एन। यही हमें प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। अब अगर इसको मैं सोलिनोइडल बोल दूं कि ये जो वेक्टर है मेरा ये सोलिनोइडल होगा, तो कब होगा, जब इसका आंसर मेरा 0 आना चाहिए था। अगर इसका आंसर 0 आता तभी सोलिनोइडल होगा, है ना। तो अगर इसमें कंडीशन अगर मैं जोड़ दूं, इफ आर पावर एन आर इज सोलिनोइडल, यदि आर पावर एन आर सोलिनोइडल है, अगर सोलिनोइडल है तो ऑब्वियस बात है इसका जो डाइवर्जेंस होगा वो 0 होना चाहिए था, और हमने इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया है कितना, n प्लस 3 आर पावर एन इक्वल टू 0। बनी बनाई बात है भाई, n प्लस 3 वैल्यू 0 होगी,
आर पावर एन तो जीरो होने से रहा, क्योंकि आर जीरो नहीं है। जब आर जीरो नहीं है तो आर की पावर एन भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ एन की वैल्यू क्या हो गई, -3। एन वैल्यू हो गई हमारी -3। अगर सोलेनोइडल है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, -3। ये भी पूछ लेते हैं, तो प्रूफ करो एन की वैल्यू -3 है, जो सोलेनोइडल है तब। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज में से डाइवर्जेंस सॉल्व कर लो। एक्सरसाइज में से डाइवर्जेंस सॉल्व करना है आपको, ध्यान रखिएगा। फिर हम इसका कर्ल और करेंगे पार्ट कल के दिन, तो ये फिर ये इनका मिक्सअप चलेगा कर्ल के साथ।